तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन। पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन यानी कि जो हमारा पोलन ग्रेन है स्टिग्मा पर आकर के लैंड कर गया है आफ्टर पॉलिनेशन, उसके बीच में और जो पिस्टिल है फीमेल पार्ट है, उन दोनों के बीच में जो इंटरैक्शन होने वाला है, जो फर्दर डेवलपमेंट होने वाला है, वो किस तरह से होगा, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। ये जो पोलन ग्रेन है ये पॉलिनेशन के बाद आकर के कहाँ पर बैठ गया है? ये पॉलिनेशन के बाद आकर के पिस्टिल के स्टिग्मा पर बैठ गया है। जो पिस्टिल है इसका लैंडिंग सरफेस होता है, एक चपटा सा सरफेस एरिया ऊपर वाला, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। इस स्टिग्मा के ऊपर आकर पोलन ग्रेन बैठ गया। अब पोलन ग्रेन आगे डेवलप करेगा या नहीं करेगा, ये किस बात पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा पोलन और पिस्टिल के बीच में जो इंटरैक्शन होने वाला है। अब ये इंटरैक्शन किस फॉर्म में होता है? ये इंटरैक्शन केमिकल मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होता है। जो पोलन है ये कई सारे केमिकल्स रिलीज करेगा, और जो पिस्टिल है, स्टिग्मा है, उसके पास भी कई सारे केमिकल्स हैं अपने। इन दोनों केमिकल्स के बीच में इंटरैक्शन होगा और उससे डिसाइड होगा कि पोलन आगे फर्दर डेवलप करने वाला है या नहीं करने वाला। इसी चीज़ को बोलते हैं पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन। तो जितना भी इंटरैक्शन होता है वो एक्चुअल में केमिकल मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, केमिकल डायलॉग्स की फॉर्म में होता है। अब पहला काम होता है इस केमिकल इंटरैक्शन का या पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन का, पोलन ग्रेन को आइडेंटिफाई करना। भाई पोलन ग्रेन एनवायरनमेंट से आकर के पिस्टिल पे बैठ गया, पर क्या गारंटी है कि हर बार जो पोलन ग्रेन आया होगा वो सही तरह का पोलन ग्रेन या फिर कंपैटिबल टाइप का पोलन ग्रेन आकर के बैठा होगा? जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास एक प्लांट है, मैंगो प्लांट, आम का प्लांट है। यहाँ पर इसका फ्लावर लगा हुआ है और इसके ऊपर में पिस्टिल है, स्टिग्मा है। क्या इस स्टिग्मा पर आकर के 100% श्योरिटी है कि आम का ही या मैंगो का पोलन ग्रेन ही आकर के बैठा होगा? भाई ज़रूरी तो नहीं है। एनवायरनमेंट में तो कई सारे पोलन ग्रेन्स घूम रहे हैं, अलग अलग स्पीसीज़ के पोलन ग्रेन्स घूम रहे हैं। बरगद का पोलन ग्रेन होगा, तुलसी का पोलन ग्रेन होगा, अलग अलग तरह के पोलन ग्रेन्स होंगे। हो सकता है यहाँ पर किसी दूसरी स्पीसीज़ का पोलन ग्रेन आकर के बैठ जाए, या अगर सेम स्पीसीज़ का भी है। कई बार कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी शो करते हैं। अगर फ्लावर का खुद का पोलन ग्रेन आकर के स्टिग्मा पर बैठ जाए लेकिन वो प्लांट कैसा हो, सेल्फ इनकम्पैटिबल, तो वो पोलन ग्रेन भी तो सही तरह का पोलन ग्रेन नहीं है। तो पॉलिनेशन में कोई ज़रूरी नहीं है, नो गारंटी ऑफ राइट टाइप ऑफ पोलन। ये पोलन आया है ये सही हो ये ज़रूरी नहीं है, कंपैटिबल हो ये ज़रूरी नहीं है। तो पहला काम इस पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन का होता है इसको आइडेंटिफाई करना कि जो पोलन ग्रेन आया है वो कंपैटिबल टाइप का है भी या फिर नहीं है। अब मान लो कि उसमें जो केमिकल इंटरैक्शन हुआ उसमें दो पॉसिबिलिटी बनती हैं। अगर तो वो कंपैटिबल पोलन ग्रेन हुआ तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। जो पोलन ग्रेन आकर के स्टिग्मा पर बैठा है अगर वो कंपैटिबल टाइप का होगा तो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, और अगर वो कंपैटिबल टाइप का नहीं होगा तो उसको रिजेक्ट कर देंगे। रिजेक्ट करने का मतलब है कि पोलन ग्रेन जर्मिनेट करके पोलन ट्यूब बनाता है। अभी हम आगे भी पढ़ेंगे कि पोलन ट्यूब बनती कैसे, लेकिन सिंपल सा मतलब है कि जो पोलन ग्रेन होता है वो पोलन ट्यूब बनाना होता है उसको। अगर कोई पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर आकर के रिजेक्ट हो जाए तो वो फर्दर पोलन ट्यूब डेवलप नहीं कर पाएगा, वो पोलन ट्यूब डेवलप नहीं कर पाएगा। जबकि अगर पोलन ग्रेन एक्सेप्ट हो जाए तो वो पोलन ग्रेन एक पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा, और वो जो पोलन ट्यूब बनेगी वो पोलन ट्यूब स्टिग्मा से होती हुई नीचे की तरफ, पिस्टिल से होती हुई नीचे की तरफ जाएगी। तो मतलब कुछ इस तरह से यहाँ पे पोलन ट्यूब बनेगी और पोलन ट्यूब इस तरह से नीचे जाएगी। लेकिन अगर वो रिजेक्ट हो जाए तो या तो पोलन ट्यूब बनेगी ही नहीं, पोलन कभी पोलन ट्यूब बनाएगा ही नहीं, और अगर पोलन ट्यूब मान लो बन भी गई तो उसका इलोंगेशन पिस्टिल में नहीं हो पाएगा। जो स्टाइल है, स्टाइल वाले पोर्शन में इसका इलोंगेशन फिर फर्दर नहीं हो पाएगा। हम यहाँ पर केस लेके चलेंगे एक्सेप्टेंस वाला केस। मान लो कि पोलन ग्रेन एक्सेप्ट हो गया है, अब वो फर्दर आगे डेवलप करने वाला है। अगर वो वहाँ पे एक्सेप्ट हो चुका है
तो पोलन ग्रेन क्या करता है, जो वेजिटेटिव सेल था जिसको ट्यूब सेल भी बोलते हैं, जो वेजिटेटिव सेल है वो इलोंगेट करता है। कहाँ से इलोंगेट करता है? जर्म पोर से। भाई एक ही जगह खाली है जर्म पोर, बाकी सारी जगह पे तो स्पोरोपोलिनेन है, वहाँ से इलोंगेट होना पॉसिबल नहीं है। तो ये जो वेजिटेटिव सेल है ये धीरे धीरे इलोंगेट करता है, अपने आप को साइज बढ़ाता है। और किस जगह से साइज बढ़ाता है? जर्म पोर से। तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है वेजिटेटिव सेल के इलोंगेशन होने की वजह से, जिसको बोलते हैं पोलन ट्यूब। और जब पोलन ट्यूब जर्मिनेट हो जाती है, पोलन ग्रेन में पोलन ट्यूब बन जाती है, तो ऐसे पोलन ग्रेन को हम बुलाते हैं मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। जब पोलन ट्यूब बन जाए तो उसी को बोलते हैं मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। तो मतलब यहाँ पर हो गया हमारा पहला स्टेप पोलन ट्यूब जर्मिनेशन, पोलन जर्मिनेशन। अब पोलन ट्यूब कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेगी पिस्टिल में, स्टाइल में, और उसमें कितने सेल प्रेजेंट होते हैं, कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, वो भी समझना है। ये हमने एक पोलन ट्यूब बना रखी है जो कि धीरे धीरे जो स्टाइल वाला पोर्शन है, जो लंबा सा पोर्शन है पिस्टिल का, उसके अंदर होते हुई ओवरी की तरफ मूव कर रही है, क्योंकि ओवरी ही वो पोर्शन है जहाँ पर एम्ब्रियो सैक है और एम्ब्रियो सैक में एग लगे हुए हैं, एग प्रेजेंट है हमारे एम्ब्रियो सैक में। तो इस पोलन ट्यूब को कहाँ तक जाना है? ओव्यूल तक, ओव्यूल के बाद एम्ब्रियो सैक तक। तो धीरे धीरे ये नीचे की तरफ जो स्टाइल वाला पोर्शन है, लंबा वाला पोर्शन है, उसके अंदर से होती हुई नीचे जा रही है। जब पोलन ट्यूब मूव करती है, स्टाइल के अंदर पोलन ट्यूब जैसे जैसे मूव कर रही है, तो वहां पर उस पोलन ट्यूब को मूव कराने के लिए जो उसका वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस था, वो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस सबसे आगे आगे चलता है। भाई वेजिटेटिव सेल के पास एक न्यूक्लियस था, वो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस इस पोलन ट्यूब में आगे आ जाता है, और ये वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस का काम है पोलन ट्यूब को गाइड करना, उसको सही डायरेक्शन प्रोवाइड करना, उसको गाइड करना कि कहाँ पर जाकर के उसको एंटर करना है। इस वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियस के पीछे पीछे पोलन ट्यूब में क्या होते हैं? दो मेल गैमीट्स। यहाँ पर दो मेल गैमीट्स होते हैं जो वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियस के पीछे पीछे मूव कर रहे हैं। अब ये जो मूवमेंट हो रहा है पोलन ट्यूब का स्टाइल के थ्रू, ये भी पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन की वजह से हो रहा है। मतलब पिस्टिल जो है वो कुछ केमिकल मॉलिक्यूल सिक्रेट करती है, पोलन भी कुछ केमिकल मॉलिक्यूल सिक्रेट करता है, और वही केमिकल डायलॉग और उसको गाइड करता है कि पोलन ट्यूब किस तरह से एंट्री मूवमेंट करने वाला है। और जो न्यूट्रिशन भी मिलना होता है पोलन ट्यूब की ग्रोथ में, जो न्यूट्रिशन उसे चाहिए होता है, भाई अगर कोई चीज़ ग्रो कर रही है तो उसको न्यूट्रिशन भी लगेगा, ये सारा न्यूट्रिशन उसको स्टाइल प्रोवाइड करता है। जो फीमेल पार्ट है स्टाइल, वो पोलन ट्यूब को न्यूट्रिशन देता है फॉर फर्दर इलोंगेशन। ऐसे करते हुए पोलन ट्यूब अल्टीमेटली पोलन ओव्यूल तक पहुंच जाती है, हमारे ओवरी तक पहुंच जाती है, और ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, उस ओव्यूल तक पहुंच गई। तो हमने यहाँ पर एक ओव्यूल बना रखा है और पोलन ट्यूब यहाँ पर एंटर कर गई। अब इस पोलन ट्यूब को अपने जो मेल गैमीट्स हैं, पोलन ट्यूब के अंदर में जो मेल गैमीट्स हैं, उनको भेजना है एम्ब्रियो सैक तक, क्योंकि एम्ब्रियो सैक में एग सेल प्रेजेंट है। तो पहले इसको ओव्यूल में एंटर करना होगा, और ओव्यूल के अंदर में जो एम्ब्रियो सैक है फिर वहाँ पर ये एंटर करेगा। तो ओवरी में पहुँचने के बाद जो इस पोलन ट्यूब होती है उसको ओव्यूल के अंदर में एंट्री करनी होती है। ओव्यूल के अंदर एंट्री कहाँ से करेगा? भाई माइक्रोपाइल से करेगा, क्योंकि माइक्रोपाइल एक ऐसी ओपनिंग है जहाँ पर इंटीग्यूमेंट नहीं है, प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं है। बाकी हर जगह तो देखो ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है, बल्कि दो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है एंजियोस्पर्म्स में। वहाँ से एंटर करना बहुत ज़्यादा फिजिबल होता नहीं है। उसके अलावा जो माइक्रोपाइल में एग सेल लोकेटेड होता है, मतलब ओव्यूल के अंदर में जो एग लोकेटेड होता है वो भी माइक्रोपाइलर साइड पे होता है। तो पोलन ट्यूब कहाँ से एंटर करती है? माइक्रोपाइलर रीजन से एंटर करती है, और माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ से ये यहाँ पर इसने एंटर कर दिया। ये जो एंट्री है ये भी कैसे डिसाइड होगी कि माइक्रोपाइलर साइड पे ही एंट्री करनी है? ये भी पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के थ्रू। केमिकल डायलॉग है पिस्टिल के बीच में, पोलन ट्यूब के बीच में, और उनकी वजह से ये इस करेक्ट जगह से या माइक्रोपाइलर साइड से एंट्री ओव्यूल में पोलन ट्यूब की हो पाती है।
पॉलिनेशन के बाद यहाँ तक जितना भी स्टेप था भैया, अभी तक जितना भी स्टेप था, मतलब कि जब तक पोलन ट्यूब ओव्यूल में एंटर ना कर जाए, अप टू एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब टू ओव्यूल, यहाँ से पॉलिनेशन होने के बाद से लेकर के जितने भी सारे इवेंट्स हैं, जब तक कि पोलन ट्यूब फाइनली ओव्यूल में माइक्रोपाइलर साइड एंड पर एंटर ना कर जाए, उन सारे इवेंट्स को मिला करके बोला जाता है पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। क्योंकि यही वो इंटरैक्शन है, यही वो केमिकल इंटरैक्शन है पिस्टल और पोलन ग्रेन्स के बीच में, या बोल सकते हैं पिस्टल और पोलन ट्यूब के बीच में, जो उसके करेक्ट जर्मिनेशन, उसके आइडेंटिफिकेशन को मेंटेन कर रहा है, पोलन ग्रेन को आइडेंटिफाई कर रहा है कि वो सही टाइप का है या नहीं, और आइडेंटिफाई करने के बाद में उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कराता हुआ ले जा रहा है, और फाइनली उसको कहाँ से एंटर करा रहा है, ओव्यूल में माइक्रोपाइलर एंड से। ये सारा जो इवेंट है उस सबको मिला करके पोलन पिस्टल इंटरैक्शन बोला जाता है। यहाँ पर देखो, पोलन ग्रेन आया, पोलन ग्रेन पहले जर्मिनेट करता है, जर्मिनेट करके बनाता है पोलन ट्यूब, और फिर वो पोलन ट्यूब फाइनली एंटर कर जाती है। और ये सबको मिला करके पोलन पिस्टल इंटरैक्शन, जो कि केमिकल डायलॉग की वजह से होता है, केमिकल इंटरैक्शन की वजह से होता है बिटवीन पोलन एंड पिस्टल। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। जो है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। मेल और फीमेल गैमीट अब पास आ चुके हैं, पॉलिनेशन उनको मेल पार्ट को फीमेल पार्ट तक लेकर के आ गया था, और पोलन ट्यूब जर्मिनेशन के बाद में जो मेल गैमीट है वो धीरे धीरे करता हुआ फीमेल गैमीट के बिल्कुल पास में आ चुका है। अब हम पढ़ने वाले हैं फर्टिलाइजेशन एक्चुअल में होता कैसे है फ्लावरिंग प्लांट से या फिर एंजियोस्पर्म्स में। देखो, पोलन ट्यूब कहाँ पर एंटर कर चुकी है, ओव्यूल में। अब ओव्यूल से उसको जाना है एम्ब्रियो सैक तक, जो कि फीमेल गैमेटोफाइट है, एम्ब्रियो सैक। ओव्यूल में जो एंट्री हुई थी पोलन ट्यूब की, वो कहाँ से हुई थी, किस साइड से हुई थी, माइक्रोपाइलर साइड से हुई थी। और आपको मालूम है जब हम एम्ब्रियो सैक का डायग्राम बनाते हैं तो माइक्रोपाइलर साइड पर एग एपरेटस बनाते हैं, मतलब एक ऐसा सेल का क्लस्टर जिसमें 3 सेल होते हैं, एक एग सेल और 2 सिनर्जिड्स होते हैं। अब ये पोलन ट्यूब जो है ये एम्ब्रियो सैक में एंटर करने की कोशिश करेगी। अब एम्ब्रियो सैक में कहाँ से एंटर करेगी, ये डिसाइड होता है, जो सिनर्जिड्स होते हैं वो सेल डिसाइड करते हैं कि पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में कहाँ पर एंटर करेगी। जब हमने एम्ब्रियो सैक का डायग्राम बनाया था तो वहाँ पर बताया होगा कि सिनर्जिड्स के पास उसकी माइक्रोपाइलर वॉल की तरफ कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, कुछ इस तरह की प्रोजेक्शंस। ये जो प्रोजेक्शंस है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिनको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस। ठीक है। अब सिनर्जिड्स क्या करते हैं, सिनर्जिड्स केमिकल्स रिलीज करते हैं, वो केमिकल पोलन ट्यूब को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो पोलन ट्यूब सिनर्जिड्स की तरफ अट्रैक्ट होगी। अब सिनर्जिड्स भी टोटल 2 टाइप के हैं, उसमें से किन्हीं एक टाइप के जो सिनर्जिड है, किसी एक सिनर्जिड की तरफ पोलन ट्यूब आगे की तरफ बढ़ने लगेगी। और कहाँ से एंट्री करेगी, पोलन ट्यूब एंट्री करती है इस फिलीफॉर्म एपरेटस से। जो सिनर्जिड सेल के पास भी जो फिलीफॉर्म एपरेटस है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के थ्रू हमारा जो पोलन ट्यूब है वो एम्ब्रियो सैक में एंटर करता है। जैसे यहाँ पर देखो, ये पोलन ट्यूब है, ये इसकी तरफ आगे बढ़ रहा है, इनमें से एक सिनर्जिड की तरफ वो आगे बढ़ेगा और उसमें एंटर कर जाएगा। कहाँ पे एंटर करेगा, स्टार्टिंग में फिलीफॉर्म एपरेटस के अंदर में, और उस फिलीफॉर्म एपरेटस से होते हुए वो एम्ब्रियो सैक में एंटर कर गया। जैसे ही पोलन ट्यूब फिलीफॉर्म एपरेटस में एम्ब्रियो सैक में एंटर करती है, वैसे ही एम्ब्रियो सैक को सिग्नल मिल जाता है, और सिग्नल मिलते ही 2 काम होते हैं। पहला तो ये जो एंटीपोडल सेल्स है जिनको फर्टिलाइजेशन में कोई काम नहीं करना, ये डीजनरेट होना स्टार्ट कर जाते हैं। जैसे ही पोलन ट्यूब एंटर करी, इनका काम होता है ख़त्म, इनको बस डीजनरेट करने दो। सिनर्जिड्स का भी काम खत्म हो गया। भाई सिनर्जिड्स का काम क्या था, सिनर्जिड्स का काम था पोलन ट्यूब को खींचकर
एम्ब्रियो सैक में एंटर करवा देना। उन्होंने करवा दिया, इनका भी काम खत्म। ये भी धीरे धीरे अब डिजेनरेट होने लग जाएंगे। इसके अलावा एक और काम होता है, जो ये पोलर न्यूक्लियाई थे, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं N+N, ये फ्यूज कर जाते हैं। जैसे ही पोलन ट्यूब एंटर करी, ये दोनों फ्यूज कर जाएंगे और फ्यूज करके बना देते हैं सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियस। ये क्या बना देते हैं? सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियस, जो कि 2N होता है, डिप्लॉइड होता है, क्योंकि 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस के फ्यूजन से बन रहा है, तो ये 2N हो जाता है। यहां पर पोलन ट्यूब का क्या होगा आगे देखो, पोलन ट्यूब यहां से रप्चर हो जाएगी। जो पोलन ट्यूब का ऊपर वाला पोर्शन है ये रप्चर हो जाता है, ये फट जाता है। जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है ये भी डिजेनरेट हो जाता है, इसका काम खत्म। इसने पोलन ट्यूब को ला करके यहाँ छोड़ दिया, इसका काम खत्म। जो दोनों मेल गैमीट्स हैं, ये मेल गैमीट्स कहाँ पर आ जाएंगे? ये मेल गैमीट्स सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर देखो 4 काम हो रहे हैं। पहले तो पोलन ट्यूब के एंटर करते ही 4 काम हो रहे हैं। पहला, एंटीपोडल्स डिजेनरेट होने लगे, सिनर्जिड्स भी डिजेनरेट होने लगे। जो सेकेंडरी जो पोलर न्यूक्लियाई थे, 2 पोलर न्यूक्लियाई थे N+N, वो फ्यूज करके एक सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियस बना देते हैं डिप्लॉइड। जो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस ट्यूब के आगे आगे चल रहा था वो डिजेनरेट हो जाता, उसका काम खत्म, वो भी डिजेनरेट हो गया। जो दोनों मेल गैमीट्स थे, जो ट्यूब के अंदर वेजिटेटिव न्यूक्लियस के पीछे पीछे चल रहे थे, वो सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में आकर के बैठ जाते हैं। ये इसके साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। अब क्योंकि सिनर्जिड खुद ही डिजेनरेट हो रहा है, तो उसके साइटोप्लाज्म से होते हुए, वो जो डिजेनरेटिंग सिनर्जिड है उसके साइटोप्लाज्म से होते हुए वो अंदर आ जाएंगे। मतलब एम्ब्रियो सैक में 2 मेल गैमीट्स पहुंच जाएंगे और बाकी सारे सेल डिजेनरेट हो जाएंगे। ये भी खत्म, सिनर्जिड्स भी खत्म, खाली 2 चीज़ें बची, एक सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियस और एक एग सेल। अब ये बस 2 ही चीज़ें बचती है पूरे एम्ब्रियो सैक में। तो वहाँ पे यही लिखा है, जो ट्यूब है उसका टिप पोर्शन, जो पोलन ट्यूब था उसका टिप पोर्शन रप्चर हो जाता है, और रप्चर होने के बाद में जो मेल गैमीट्स हैं वो सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में छोड़ देता है, और सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म से होते हुए वो कहाँ पे आ जाते हैं? एम्ब्रियो सैक के अंदर। तो अब यहाँ पर देखो डायग्राम हमारा पूरा, ये डिजेनरेट खत्म, ये दोनों खत्म ही हो चुके हैं, ऑलमोस्ट डिजेनरेटिंग है। 2 चीज़ें बची हैं, ये दोनों, ये हमारा फ्यूज़ करके सेकेंडरी न्यूक्लियस बन चुका है डिप्लॉइड। अब यहाँ पे फ्यूजन स्टार्ट होगा। जो मेल पार्ट है, मेल गैमीट वाले सेल्स हैं, और फीमेल एम्ब्रियो सैक में जो सेल्स हैं उनके बीच में फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर फ्यूजन होता किस तरह का है? क्योंकि यहाँ 2 मेल गैमीट्स हैं, भाई एक मेल गैमीट होता तो वो एग से जाकर सिर्फ फ्यूज़ करता, और मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के बीच में जो फ्यूजन होता है उससे क्या बनता है? जाइगोट बनता है। सबको पता है, हमें नॉर्मली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इतना ही होता है। लेकिन जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं यहाँ पर एक और काम होता है। मेल फीमेल गैमीट का फ्यूजन तो होगा ही, जाइगोट तो बनेगा ही, बट जाइगोट के अलावा एक एडिशनल चीज़ भी बनने वाली है, एक एडिशनल सेल भी बनेगा। तो यहाँ पर टोटल दोनों मेल गैमीट्स का किसी के साथ फ्यूजन होता है। 2 डिफरेंट तरह का फ्यूजन, 2 डिफरेंट तरह का फर्टिलाइजेशन देखने को यहाँ पर मिलेगा। पहला जो फर्टिलाइजेशन है, पहला जो फ्यूजन है वो किसके बीच में होगा? मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के बीच में। जो मेल गैमीट आया है और जो फीमेल गैमीट एग सेल है, उन दोनों के बीच में फ्यूजन होता है, और इन दोनों के फ्यूजन से बनता है डिप्लॉइड जाइगोट। दोनों के दोनों गैमीट्स हैप्लॉइड हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों ही हैप्लॉइड हैं। तो इन दोनों के फ्यूजन से जो जाइगोट बनने वाला है वो कैसा होना चाहिए? डिप्लॉइड, सिंपल। ये वाला जो फर्टिलाइजेशन है मेल गैमीट और फीमेल गैमीट्स के बीच में, इसी को बोलते हैं सिनगैमी, और सिनगैमी से जाइगोट बनता है। लेकिन हमारे पास एक मेल गैमीट अभी बचा हुआ है। एक मेल गैमीट तो चलो इसको फ्यूज करके खत्म हो गया, पर एक मेल गैमीट अभी भी बचा हुआ है। अब ये जो मेल गैमीट है ये क्या करता है? ये दूसरे तरह का फर्टिलाइजेशन परफॉर्म करता है, दूसरे तरह का फ्यूजन परफॉर्म करता है, जिसका नाम है ट्रिपल फ्यूजन। इसका नाम क्या है? ट्रिपल फ्यूजन। अब भाई ट्रिपल फ्यूजन क्या है? ट्रिपल फ्यूजन में जो हमारा मेल गैमीट है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करता है। ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है इसके साथ में मेल गैमीट फ्यूज करता है। अब इसको ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोल रहे हैं?
क्योंकि हमें मालूम है ये जो सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियस है, ये सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियस खुद दो डिफरेंट न्यूक्लियाई के फ्यूजन से बना है। दो पोलर न्यूक्लियाई थे, दोनों आपस में फ्यूज़ कर गए और दोनों के फ्यूज़ करने के बाद से सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियस बना है। तो दो न्यूक्लियस तो पहले ही फ्यूज़ हो चुके हैं और एक न्यूक्लियस यहाँ पर मेल गैमीट, एक और न्यूक्लियस मेल गैमीट का फ्यूज़ हो जाएगा। तो टोटल 3 न्यूक्लियस यहाँ पर फ्यूज़ हो रहे हैं और इसी वजह से इस प्रोसेस को क्या बुलाते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन होने के बाद मिलता क्या है हमें? एक ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस। भाई यहाँ पर डिप्लॉइड तो ये बन ही चुका था, 2 हैप्लॉइड्स न्यूक्लियस के कम्बिनेशन से। मेल गैमीट का हैप्लॉइड सेक्शन जब वहाँ पर फ्यूज़ करता है तो वो ट्रिप्लॉइड हो जाता है। तो यहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन या फिर ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाता है। इस ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस को बोला जाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसको बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। एम्ब्रियो सैक का जो बड़ा वाला सेल था, ये वाला सेल, ये जो बड़ा वाला सेल, जिसको हम सेंट्रल सेल बुलाते हैं। भाई ये जो पोलर न्यूक्लिया, ये किसका सेल है? किसका न्यूक्लिया? ये सेंट्रल सेल का। तो ये बड़ा वाला सेल क्या कहलाता है? सेंट्रल सेल। आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन इसका न्यूक्लियस तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया। तो जो प्राइमरी, ये जो सेंट्रल सेल था, ये खुद क्या बन जाएगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ये खुद क्या बन गया? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और इस प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का एक न्यूक्लियस है जो कि ट्रिप्लॉइड है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और दूसरी चीज़ क्या बन गई? जाइगोट, जो कि सिनगैमी से बना है। तो ध्यान से देखें, यहाँ पे 2 डिफरेंट तरह का फ्यूजन हुआ जिससे 2 अलग अलग चीज़ें बन रही हैं। एक है सिनगैमी जिससे जाइगोट बना है और एक है ट्रिपल फ्यूजन जिससे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बोल दो या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोल दो, वो सेम ही चीज़ रहेगी, समझ ले आ जाती है। क्योंकि यहाँ पर 2 अलग अलग तरह के फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन परफॉर्म हो रहे हैं, तो एंजियोस्पर्म के फर्टिलाइजेशन को हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो एंजियोस्पर्म का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ऐसा हमें कहीं पर और देखने को नहीं मिलता, किसी प्लांट एनिमल कहीं पर भी नहीं। एंजियोस्पर्म का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि 2 मेल गैमीट्स अलग अलग कंपोनेंट्स से फ्यूज़ करते हैं और फ्यूज़ करने के बाद में जाइगोट और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। 2 चीज़ें यहाँ पर फॉर्म होती हैं। ये देखो, जाइगोट बना, ये बना, इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, डिफाइनिंग फीचर है एंजियोस्पर्म्स को। अगर एंजियोस्पर्म को आपको डिफाइन करना हो, उनके बारे में बात करनी हो, तो आप एक लाइन में बता सकते हैं कि जिस भी प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन होता है वो एंजियोस्पर्म ही होगा, क्योंकि और किसी प्लांट में, एनिमल्स में तो होता ही नहीं है, खैर प्लांट्स तक में भी डबल फर्टिलाइजेशन कहीं पर देखने को नहीं मिलता है। तो ये बात हो गई फर्टिलाइजेशन की। तो हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने बताया था पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट और फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। यानी फर्टिलाइजेशन के बाद प्लांट्स में क्या क्या चेंजेस होने वाले, उनको हम पढ़ते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। तो फर्टिलाइजेशन के बाद उसी ऑर्डर में हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर, जिसका नाम है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या चेंजेस आते हैं? फ्लावर में क्या चेंजेस आते हैं? फिर फीमेल पार्ट जो मेन पार्ट है उसमें क्या चेंजेस आते हैं? सारी चीज़ें देखेंगे। देखो, एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया तो फ्लावर के जितने भी वर्ल्स थे, पिस्टल को छोड़ के, फीमेल पार्ट को छोड़ के जितने भी वर्ल्स थे, चाहे वो स्टेमन हो, चाहे वो पेटल हो, चाहे वो सेपल हो, सारे के सारे हमारे किसी फंक्शन के नहीं है, वो डीजनरेट हो जाते हैं, टूट कर गिर जाते हैं। ये भी गए, ये भी गए, ख़त्म। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ बचती है, फीमेल पार्ट। उस फीमेल पार्ट का भी ओवरी, ये जो ओवरी पोर्शन है, सिर्फ यही काम का है, ऊपर वाले अब स्टाइल और स्टिग्मा का काम खत्म हो चुका है, वो भी डीजनरेट हो जाते हैं। अब इस ओवरी का लेकिन आगे डेवलपमेंट, फर्दर डेवलपमेंट होता है। ये जो ओवरी के अंदर में ओव्यूल्स थे, ये ओव्यूल्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? सीड में। जो हम बीज खाते हैं, मतलब बीज जो देखते हैं फ्रूट्स के अंदर में, वो बीज एक्चुअल में कुछ नहीं है, वो मैच्योर या फिर फर्टिलाइजेशन के बाद में ओव्यूल ही सीड बन जाते हैं।
अच्छा, सीड के ऊपर में एक फ्रूट की कोटिंग भी आपको देखी होगी भाई। ज़्यादातर सीड्स कहाँ पे होते हैं? फ्रूट के अंदर मिलते हैं। वो जो फ्रूट है वो और कुछ नहीं है, वो ओवरी की वॉल है। जो ओवरी थी ना पहले, विदाउट फर्टिलाइजेशन जो ओवरी थी, वही ओवरी मैच्योर होकर के, राइप होकर के फ्रूट का फॉर्मेशन कर देती है। तो ये जो ओवरी है ये क्या बना देगी? फ्रूट बना देगी। अब वापस से आते हैं अपने सीड पर, क्योंकि सीड मेन स्ट्रक्चर है, फाइनल प्रोडक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अगर फाइनल प्रोडक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो ही सीड बनेगी। सीड बनना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की गारंटी है। अब इस सीड के अंदर भी दो तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, जैसा हमने यहाँ पे बताया था। एक तो होगा यहाँ पर एम्ब्रियो, जो हमारे जाइगोट से बनने वाला है। एम्ब्रियो सैक के पास दो चीज़ें थी, एक था जाइगोट जो कि अब एम्ब्रियो बनाएगा और एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा, और दूसरी चीज़ होगी एंडोस्पर्म। अब ये एंडोस्पर्म कहाँ से बन रहा है भाई? ये भी समझ में आ ही गया होगा आपको। एंडोस्पर्म हमारा डेवलप कर रहा है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से। तो जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है ये फर्दर डेवलप होकर के एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा, और जो जाइगोट बना है सिनगैमी के बाद में वो जा करके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा, और इन दोनों को मिला करके हम बोल देते हैं सीड। यही दोनों का डेवलपमेंट अब हमें यहाँ पे डिस्कस करना है कि भाई एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है और एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में, ये डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये चीज़ें पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में।